हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 के ऑल चैप्टर्स की एक्सरसाइज। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग जो क्लास 8 के जितने भी चैप्टर थे उन सब की एक्सरसाइज को अटेंड करेंगे, ठीक है। और जितने भी चैप्टर्स को अगर आपको देखना हो, उन्हें पढ़ना हो, तो मैं आपको उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप मेरे आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक ही अटेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के चैप्टर्स की एक्सरसाइज अटेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपको समझ में मतलब आपको अगर समझना हो इसे, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो वो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें नीचे के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उन सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से कोई ना कोई तो फिल करना है, ठीक है, नीचे वाले में। तो देखते हैं सबसे पहले। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेट ऑन अ लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है। जब खूब सारे प्लांट एक ही जगह उगते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़े अमाउंट में, ठीक है, एक ही जगह जब उगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे खेती कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल, ठीक है। जब हम लोग एक क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सॉइल के साथ, वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जब तक हम लोग सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे उसमें सीड्स डालने के लिए, तब तक हमारी जो यील्ड होएगी वो अच्छी नहीं होएगी। ओके, सो हम लोग थर्ड पार्ट पर जाते हैं। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टैप वाटर। ओके, सो जो खराब सीड्स होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं, पहले एक बार इसकी एक्टिविटी पर देखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने चेक किया था कि जो डैमेज सीड्स और अच्छे सीड्स होते हैं उन्हें जब हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? पानी के नीचे ही रह जाते हैं। तो डैमेज सीड्स जो आते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? उस पानी के फ्लोट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लोट करते हैं वाटर पर। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप्स सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड द डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ठीक है। अब जब हम लोग एक क्रॉप ग्रो करते हैं तो लाइट तो ज़रूरी होती ही है, ठीक है, सनलाइट। और क्या क्या ज़रूरी होते हैं? वाटर और न्यूट्रिशंस, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं ये चीज़ें। अब हम लोग नीचे जाते हैं। अब हमें इन चीज़ों को मैच करना है। फर्स्ट क्या है? ए पार्ट में देखते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में उगती है? सीजन तो नहीं बताया रखा, उसकी क्रॉप्स बता रखी है, ठीक है। तो खरीफ में आती है कौन सी? पैडी और मेज़ आती हैं। अब रबी की बात रही यहाँ तक, तो इसमें आती है वीट और ग्राम पी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ये हमने चैप्टर्स में पढ़ी हुई है। केमिकल फर्टिलाइजर्स उनका क्या होता है? उनसे एक बार नीचे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर से यूरिन, फोस्फोरस, ठीक है, ये रहा। ओके, देन क्या है? एनिमल एक्सक्रीटा। ये तो ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, ठीक है, तो इन्हें एनिमल एक्सक्रीटा से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, मतलब ये वाला क्वेश्चन मैचिंग का खत्म हो गया। अब ये ए पार्ट जो था इसमें नहीं आया। ओके, तो अब हम लोग नीचे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक खरीफ क्रॉप दे रखी है और रबी क्रॉप, इनके आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो ये तो हमने चैप्टर में देख लिए थे। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? पैडी और मेज़ इनकी क्रॉप्स होती हैं। और रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगती हैं उनके कौन से हैं? वीट और पीज। खरीफ सीजन कौन सा होता है? बारिशों का। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोविंग और वीडिसाइड्स, ठीक है, और थ्रेशिंग के ऊपर भी लिखना है। तो देखते हैं एक एक बार इन सब के पैराग्राफ। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। जब तक हम लोग सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको टर्न नहीं करेंगे, तो जो हमारे सीड्स होंगे वो अच्छे से उगेंगे नहीं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन टू लूज द सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग क्यों करते हैं? सॉइल को लूज करने के लिए। विच इज़ असेंशियल फॉर रूट्स पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। और ये क्यों करते हैं हम लोग? उसे लूज, सॉइल को लूज क्यों करते हैं? ताकि जो उसकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो जो सॉइल है उसके अंदर अच्छे से दब जाएं। दिस अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। और इससे क्या होता है? जो रूट्स होती हैं, जब हमने सॉइल को लूज कर दिया तो उसमें खूब सारे होल्स हो जाएंगे, जिससे जो उसकी जो रूट्स हैं उन्हें अच्छे से एयर मिलेगी।
लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग सॉइल को लूज कर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर गैपिंग आ जाती है, जिससे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी उग जाते हैं, विच विल हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल, और जो कि सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। ठीक है, लूजिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू टॉप फुल लेयर। ठीक है, अब क्या करते हैं ये, जब हम लोग सॉइल को क्या करते हैं उससे लूज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और जो कि किसके लिए ज़रूरी है, प्लांट की पूरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये वाला हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन हमारा क्या आता है सोविंग के ऊपर। ठीक है, सोविंग के ऊपर देखते हैं क्या है। सोविंग इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोविंग होता है, ठीक है, सोविंग का मतलब क्या होता है, सीड्स को उगाना। तो जो सोविंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोविंग्स। हमें हेल्दी सीड्स, अच्छे सीड्स को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है सोविंग के लिए। आफ्टर सेलेक्टिंग हेल्थी सीड्स, सोविंग इज डन बाय एथरिंग ट्रेडिशनल मेथड और बाय यूजिंग इक्विपमेंट सीड ड्रिल्स। ठीक है, और जब हम लोग अच्छे सीड्स को चुन लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं पुराने मेथड्स या फिर नई जो इक्विपमेंट्स आ रखे हैं, नई नई चीज़ें आ रखी हैं उनके थ्रू। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ किसके ऊपर है, वीडीसाइड्स के ऊपर। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। जब हम लोग अननेसेसरी जो प्लांट्स जरूरी नहीं है उन्हें हम लोग जब ज़मीन में से उखाड़ देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। वीड्स आर कंप्लीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशंस एंड वाटर। अब ये जो वीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है कि अगर वीड्स तो उग गए हैं अपने आप, हमें निकालने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हम लोग अपनी जैसे हमने ये वीड्स की फसल उगाई तो वो अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है, और जो वीड्स की क्रॉप्स होते हैं जब हम लोग उनमें पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, वीड्स की फसल जो होती है वो पानी नहीं ले पाती है। कौन ले लेता है, सारे जो अननेसेसरी प्लांट हो गए हैं वो सारा पानी ले लेते हैं, सारे न्यूट्रिशंस वो ले लेते हैं और वही बड़े हो जाते हैं, और जिससे जो हमने फसल उगाई है वो क्या होती है, कमज़ोर रह जाती है। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ डिज़ायर क्रॉप्स, और इससे क्या होता है, हम लोग जो अच्छी क्रॉप चाहते थे वो नहीं बन पाती है। वीड्स आर ऑल्सो इंटरफेयर वाइल हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्सड विथ क्रॉप्स। और ये क्या करते हैं, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं क्रॉप्स की, तो क्या करते हैं, ये बीच में ना उसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन क्या, वीड्स आर देन सम वीड्स आर पॉइजनस टू एनिमल एंड ह्यूमन। अब क्या होता है, ये जो वीड्स होते हैं, ठीक है, ये अपने आप ही उग जाते हैं, हम लोग इन्हें उगाते नहीं है, तो इनमें क्या होता है, कभी कभार ये अपने आप उग जाते हैं तो इनमें क्या होता है, पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, जहर होता है, जिससे जो एनिमल और ह्यूमन जब हम लोग खाते हैं प्लांट्स को तो क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ओके, टेलिंग इज कॉमन मेथड विच हेल्प टू रिमूव द वीड्स बिफोर सोइंग। अब इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, टेलिंग। ठीक है, जो कि हम लोग सोविंग के समय यूज करते हैं। मैन्योर मेथड लाइक फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव वीड्स। ठीक है, अब मैन्युअल, ठीक है, हम लोग हाथों से भी उखाड़ सकते हैं वीड्स को। ठीक है, ये ऐसे फिजिकल मेथड है। ओके, वीडीसाइड्स आर ऑल्सो स्प्रे टू गेट रिड ऑफ वीड्स। अब क्या करते हैं हम लोग, कभी कभार वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हम लोग क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। ठीक है, बट ये जो वीडीसाइड्स है, ठीक है, ये भी तो एक केमिकल ही है ना, इससे क्रॉप्स तो अफेक्ट होंगी बट नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे केमिकल बनाए जाते हैं जिनसे हमारी क्रॉप्स को कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वीडीसाइड्स को होता है, अननेसेसरी प्लांट्स को होता है। ओके, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ द चैफ फ्रॉम द क्रॉप्स इज नोन एज थ्रेशिंग। जब हम लोग अपनी क्रॉप्स में से, जैसे हमने गेहूं की फसल उगाई, जब हम लोग उसमें से धान अलग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग इज कैरिंग आउट बाय अ मैकेनिकल कॉर्ड कॉम्बाइंड विथ हिज हार्वेस्टर टू वेल थ्रेशर। ठीक है, तो अब ये जो थ्रेशिंग होती है, ठीक है, इसे हम लोग किसके थ्रू यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कॉम्बाइन, एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारी जो क्रॉप्स है उसमें से जो धान होती है उसे अलग करते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग मेथड टू बोलो द विंड्स इज यूज टू सेपरेट द चैफ फ्रॉम द क्रॉप्स। ठीक है, अब एक और मेथड होता है, हम लोगों ने देखा है जब हमारी जो मदर्स होती हैं वो सूप लेकर, जब विंड चल रही होती है, हवाएं आ रही होती हैं, तो गेहूं को नीचे गिराती जाती हैं, वो क्या बोलते हैं, सूप से। ठीक है, जिससे क्या होता है, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन सब में से उनकी धान अलग हो जाती है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर कर लिए। देन अब आ जाते हैं एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ठीक है,
इन पर पॉइंट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। ये बुक में भी दिए हुए थे, तो एक बार इन्हें और देख लेते हैं। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। बल्कि मतलब ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है, ये नेचुरली नहीं आते। हम लोगों को फर्टिलाइज़र्स को कंपनीज में जाकर, ठीक है, बनाने पड़ता है। बट जो मैन्योर होता है उसकी जगह, मैन्योर क्या होता है, वो अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने आलू के छिलके डाल दिए, टमाटर के छिलके, सड़ा हुआ टमाटर डाल देते हैं हम लोग कभी कभार अगर खेतियों में, तो वो क्या होते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर आर्टिफिशियली, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये कंपनीज में बनते हैं। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट। और ये जो मैन्योर होते हैं उसी की जगह किससे बनते हैं, जब एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन क्या होते हैं, जब ये लोग सड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती है, इनकी मैन्योर बन जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब कैसे, क्योंकि जो मैन्योर, जैसे एनिमल जब सड़ जाता है, ठीक है, हम लोग उसे क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, प्लांट के अंदर चली जाते हैं, जिससे जो हमारा जो प्लांट होता है वो अच्छे से उग पाता है, ठीक है। अब क्या है, फर्टिलाइजर्स इज फैक्टराइज। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। और मैन्योर क्या होता है, फील्ड में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, हमारी खेतों में बनते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ह्यूमस बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट अगर उसी की जगह हम लोग देखें, मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। अब ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट को जब न्यूट्रिशंस देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देने में, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। और ये जो मैन्योर होता है, ठीक है, ये कम न्यूट्रिशंस दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनिमल, ह्यूमन और प्लांट वेस्ट से बनते हैं। ओके, अब क्या है, लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, ठीक है। जब हम लोग फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल होता है जो कि हमारी सॉइल को गंदा कर देता है। ओके, अब लॉन्ग टर्म यूज़, अब हम लोग इसी की जगह हम लोग ज़्यादातर यूज़ करें किसका, फर्टिलाइजर्स का। अगर ज़्यादा यूज़ करें तो ये क्या करते हैं, हमारी सॉइल को और रिच बनाते हैं और उसे और अच्छा इंप्रूव कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, ठीक है। और इसके हमें 2 मेथड्स बताने हैं जिससे हमारी जो इरिगेशन है वो बच सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार इरिगेशन क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर, ठीक है। अब इरिगेशन क्या होता है, जब हम लोग क्रॉप्स पर वाटर डालते हैं, ठीक है, हम लोग जब पानी की सिंचाई करते हैं क्रॉप्स पर, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब 2 मेथड्स कौन से हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। जो वेस्टेज होती है, ठीक है, जो हमारा पानी बर्बाद चला जाता है इरिगेशन के समय, वो कैसे बच सके, तो उसके 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक तो है ड्रिप इरिगेशन और दूसरा क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है। एक बार इन्हें अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, here the water goes drop by the drop directly into the roots. This method is very useful. It's conserve the water and also the help to it in providing feeds, ठीक है। क्या होता है ड्रिप सिस्टम में, अब क्या करते हैं हम लोग, जब हमने एक जगह पर क्रॉप्स खूब सारी उगा दी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक कुआं लिए साइड में और उसमें जो पाइप्स थे, ठीक है, उसमें से खूब सारे पाइप निकाले और उनके ना नीचे रख दिए, जितनी भी क्रॉप्स लगाई हैं उनके नीचे रख दिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर होता है वो उनके यहाँ पर सप्लाई हो सकता है। इसे हम लोग एक बार पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जितना भी पानी होता है, ठीक है, वो इसके नीचे से जाता है, ठीक है। पाइप रख देते हैं साइड में से और साइड में से वाटर निकल कर इन सारी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन पर वाटर चला जाता है। ओके, सो यहाँ पर हमें मतलब ड्रिप सिस्टम समझ में आ गया। देन नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है हमारा, स्प्रिंकल सिस्टम। ओके, सो स्प्रिंकलर सिस्टम, this method is used in mainly uneven land where sufficient water is not available, ठीक है। अब जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर जो लैंड होती है, ठीक है, वो ऊंची कहीं नीची होती है, वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ होता है। और जहाँ पर जो वाटर होता है, ठीक है, वो कभी कभार ही आ पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, ठीक है, और 2 नोजल्स होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ से। नोजल्स मतलब वो थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, और जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, ठीक है, और किससे, मेन पाइपलाइन से जॉइंट होती है ये सब, ठीक है। व्हेन वी अलाउ टू, और कभी कभार जब हम लोग वाटर अलाउ करते तो ये कहाँ पर जाती है, सीधा
वो जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के पास ये जाकर रुक जाती हैं। ओके, यहाँ पर ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो हम लोग सीधा बढ़ते हैं अब लोग 7 क्वेश्चन पर। ओके, अब देखते हैं एक बार, ठीक है। इफ़ वीड्स आर सोन इन खरीफ सीजन, ठीक है, वीड्स कौन से सीजन में यूज़ होते हैं, मतलब ग्रो होते हैं, हम लोग इन्हें ग्रो करते हैं रबी सीजन में, ठीक है, ठंडियों के मौसम में। अगर हम लोग इसे बारिशों के मौसम में यूज़ कर देंगे तो इसमें क्या होगा, देखते हैं एक बार। वीड्स कुड मेक बी गेट डिस्ट्रॉयड इज शोन इन खरीफ सीजन, ठीक है। वीड्स क्या होंगे, वो ख़राब हो जाएंगे जब हम लोग उन्हें खरीफ सीज़न, बारिशों के सीज़न में ग्रो करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, क्योंकि वो जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल भी अच्छा टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, मतलब उनके फेवर में नहीं होएगा, ठीक है। जैसे वो ग्रो करते हैं, ठीक है, जिस टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं उन्हें वैसा टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। पेट्स एंड एडेप्टेशन कंडीशन ऑफ प्लांट्स टू ग्रो, और उनकी जो पेट्स होंगे, ठीक है, उनमें कीड़े आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बारिशों के सीजन में तो वैसे भी कीड़े निकल जाते हैं, ठीक है, तो उन पर कीड़े लग जाएंगे और उन्हें खूब ज़्यादा वाटर मिलेगा क्योंकि बारिशों का सीज़न है। तो जो रेन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और जो वीड्स होंगे वो पूरी तरीके से भीग जाएंगे और एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं उन्हें बहुत कम वाटर की नीड होती है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। अब एक्सप्लेन करना है हमें कि ये जो सॉइल होती है, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट हो जाती है जब हम लोग कॉन्टिन्यूस क्या, जब हम लोग कॉन्टिन्यूस क्रॉप्स में क्या करते हैं, उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ओके, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशंस फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशंस। मतलब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 में ये बोला है कि जब हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है, और अगर उन्हें उगाते ही जाए तो क्या होगा। अब ये जो जब हम लोग उगाते ही जाएंगे तो जो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन जो इसका गिवन है उस पर देखते हैं। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमाइम न्यूट्रिशंस प्लांट विल डाई, ठीक है। प्लांट्स को न्यूट्रिशंस चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अगर हम लोग लगातार प्लांट्स को ग्रो करते रहेंगे तो जो जितने भी सारे न्यूट्रिशंस है वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशंस ऑफ क्रॉप रिजल्ट इन द डिप्लीशन सर्टेन न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और जब हम लोग कॉन्टिन्यूस, जब लगातार प्लांट्स को ग्रो करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जितने भी न्यूट्रिशंस है उस प्लांट में, ठीक है, मतलब उस प्लांट में तो नहीं, उस सॉइल में, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गए, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज यील्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर शुड बी गैप बिटवीन क्रॉप इन ऑर्डर टू गेट यील्ड, ठीक है। अब क्या होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो सारा क्या होगा, खराब हो जाएगा। और ठीक है, बस यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कैसे हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है इससे, ठीक है। दो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, वो उसमें क्या पूछा गया है कि जो वीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं और उन्हें हम लोग कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। नीचे जाते हैं हम लोग सीधा अब, ठीक है। इन फील्ड अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप्स। फील्ड जो होती है हमारी, ठीक है, कभी कभार उसमें कुछ अजीब से ही प्लांट अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, हमने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है, अपने आप ही कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो अनडिजायरेबल अच्छे प्लांट्स नहीं होते हैं, मतलब जो अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ओके, सो वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय मेथड्स कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। अब ये जो वीड्स हैं इन्हें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक मेथड होता है वीडिंग, ठीक है। ये कौन सा मेथड होता है, जिसमें हम लोग मैन्युअली, ठीक है, इंसानों के थ्रू उन्हें उखाड़ उखाड़ कर निकलवाते हैं, ठीक है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प अपरूटिंग एंड किल द वीड्स, ठीक है। टिलिंग करना सोविंग से पहले, जब हम लोग सोविंग्स सीड डालने से पहले टिलिंग कर दें तो क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो ऑलरेडी किल हो जाएंगे, ठीक है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिससे क्या होंगे, वो सूख जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सेंट्रल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। और वीड्स जो हैं हम लोग और भी चीज़ों के थ्रू उसे बचा सकते हैं, कौन से, एग्जाम्पल के लिए वीडिसाइड्स हो गए। ओके, सो यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर। देन हम लोग जाते हैं सीधा सेकंड चैप्टर पर। ओके, सो अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर्स अगर समझने हो तो उसका भी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, किसके, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट्स वाई हम लोग उन्हें हमारी नेक्ड आइज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। हमने चैप्टर में ये देखा था कि ये जो ग्रीन ब्लू एल्गाई होती हैं ये क्या करती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं डायरेक्टली किसमें, सॉइल में, ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, देन क्या हमारा एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश, ठीक है, किसके थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, यीस्ट के थ्रू। ओके, कोलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की थ्रू कॉज होती है कोलरा, ठीक है। हमने ये बॉक्सेस में पढ़ा था जो चैप्टर में हमें दिए हुए थे, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें जो आंसर सही लगे हमें उस पर सही का निशान लगा देना है, ठीक है। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट ये जो वर्ड है यीस्ट, ठीक है, ये हमने चैप्टर में देखा था। तो यीस्ट जो है वो किसके प्रोडक्शन, किसको प्रोड्यूस, किसको बनाने में यूज़ होता है, तो यीस्ट जो यूज़ होता है, ठीक है, वो अल्कोहल को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो एंटीबायोटिक है, देखते हैं एक बार हम लोग शुरुआत से, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये तो नहीं है, ये हमने चैप्टर में भी नहीं पढ़ी थी। स्टेप्टोमाइसिन ये है, और अल्कोहल यीस्ट, ठीक है, ये दोनों नहीं है, स्टेप्टोमाइसिन है, उस पर टिक लगा देते हैं। ओके, सो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड तो नहीं थर्ड पार्ट जो है उस पर देखते हैं, ठीक है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ, 2 मिनट, इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ कॉज करता हो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले फीमेल एंडोफेलस मॉस्किटोज, कॉकरोच, हाउसफ्लाइज एंड बटर, ठीक है, बटरफ्लाइज, ठीक है। एक बार आंसर्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देख लिया इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है, ठीक है, वो है फीमेल एंडोफेलस मॉस्किटोज। अब एक बार इन चीज़ों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। फीमेल एंडोफेलस मॉस्किटोज कौन सी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये एक हाउस फ्लाई होती है, ठीक है, ये भी एक मॉस्किटोज होती है, बट ये फीमेल मॉस्किटोज होती है जो कि क्या फैलाती है, मलेरिया फैलाती है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है मलेरिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो सी पार्ट था वो हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग डी पार्ट पर जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो हमारे कांटेक्ट में आकर होती है, ठीक है, खाने झूठा खाना खाना, पानी पीना, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से जो डिजीज कॉज होती हैं वो कौन सी है, मतलब, ठीक है, इनमें से कौन सी है। एग्जांपल्स देखते हैं, पहले क्या है, एंट, हाउस फ्लाइज, डेंगू, स्पाइडर, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हम लोग इसका चुन लेते हैं हाउस फ्लाइज, ठीक है। कौन करती है, ठीक है, जो मक्खियाँ होती है, ठीक है, हाउस फ्लाइज होती हैं, वो किसी के खाने पर जाके, किसी की एक्सक्रीटा पर बैठती हैं और किसी के खाने पर जाकर बैठ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो डिजीज होता है ये आसपास में फैलता रहता है, ठीक है। द ब्रेड और इडली डोसा राइस बिकॉज ऑफ, ठीक है, ब्रेड और इडली, ठीक है, ये कैसे फूल जाते हैं, फूल कैसे जाते हैं ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, यीस्ट होता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट। अब वो कैसे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब यीस्ट क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जब हम लोग उसे किसी चीज़ में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होकर उस चीज़ को फुला देता है। क्यों फुलाता है, क्योंकि उसके मुंह से क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है, जिससे वो जो चीज़ होती है, ठीक है, वो फूल जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग आसपास की शॉप से बंद लेते हैं, ठीक है, वो भी हमें फूला फूला मिलता होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, यीस्ट मिला होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ठीक है, जब हम लोग शुगर और अल्कोहल को मिलाकर, ठीक है, उसमें यीस्ट भी मिलाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ रखा है, उसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे टिक मार्क के क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं। देन हमारे मैचिंग, ठीक है, हमें ए फर्स्ट कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है सबसे पहले है, ठीक है। देखते हैं एक बार, बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स में कौन कौन से। फिक्सिंग नाइट्रोजन नहीं फिक्स करता, नाइट्रोजन वैसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है, राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन, तो ठीक है, ये हो गया राइजोबियम का, ठीक है। सेटिंग ऑफ कर्ड, यीस्ट करता है, ठीक है, कर्ड में भी यीस्ट मिला होता है, नो यीस्ट नहीं मिला होता, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, यस, ब्रेड फूल जाता है, ठीक है, उसमें खूब सारे गैप्स होते हैं, एयर क्यों होते हैं, उसमें यीस्ट होते हैं। कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। देन क्या, कॉजिंग कोलरा, वायरस से होती है कोलरा, नहीं, वायरस से कोलरा नहीं होती है। ओके,
कोलरा किससे होती है? हमें बैक्टीरिया से होती है कोलरा। ओके, सो कॉजिंग एड्स, एड्स कौन सा कॉज करता है? वैसे एक बार हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर था वो बुक में तो हमने नहीं देखा था। ओके, सो एड्स किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है, एड्स वायरस से, यहाँ पर सीधा सीधा मैच हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का कोई आंसर दिया ही नहीं है तो रहने दो इसे। ठीक है, अब हम लोग सीधा फोर्थ क्वेश्चन पर चले जाते हैं। ठीक है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या है, हम लोग इन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं? ठीक है, नंगी आंखों का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग उसमें कोई अच्छा स्पेशलाइज चश्मा उसमें या फिर कोई माइक्रोस्कोप को यूज़ ना करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बिना उसके यूज़ करे। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर नहीं, हाउ कैन बी सीन? ठीक है, अगर नहीं देख सकते तो उन्हें किसके थ्रू देखेंगे? माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग नंगी आंखों, ठीक है, हमारी नेचुरली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, दे कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, और उन्हें हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? ठीक है, अब इनमें से कौन से चार ग्रुपिंग हमने चैप्टर में देखी थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चार ग्रुपिंग हो रखी थी। तो अब उन चार ग्रुपिंग्स में कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ आते हैं, ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें देखते हैं। तो मेजर ग्रुपिंग कौन कौन सी है? फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड वायरस। ओके, तो यही थी चार हमारी वो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग। देन अब सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। ठीक है, अब हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एयर का नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, ये भी हमने देखा था कौन कौन थे। एक तो राइजोबियम था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? ब्लू ग्रीन एल्गी थी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो राइटिंग बहुत गंदी है। ओके, तो सीधा 7 क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ओके, सो राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। ठीक है, हम लोगों को 10 लाइनें ऐसी लिखनी है जिससे हमें पता चले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो हमारी जो डेली लाइफ होती है, ठीक है, उसमें कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं, कैसे हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। वो किस लिए होते हैं? वो हमारी जो इन्वायरमेंट होती है, हमारा जो नेचर होता है, उसे क्लीन करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब नेचर को कैसे क्लीन करते हैं वो लोग? ठीक है, एक बार देखते हैं। जब हम लोग सड़े हुए आलू ऐसी ज़मीन पर डाल देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कुछ डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल, ह्यूमन ऐसे ही डाल देते हैं, तो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, उन्हें और सड़ाकर उनके जितने भी अंदर उनके सारे न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है, उसे उनमें से निकाल कर प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। ओके, सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड जो होता है, ठीक है, कर्ड क्या होता है? दही। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, जिनमें से एक कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाई मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है? जो कर्ड होता है हमारा, ठीक है, कटोरी में, वो क्या होता है? उसमें जरा सा डलता है, ठीक है, और जरा सा डलते ही वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होने लग जाता है, मल्टीप्लाई, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, जिससे जो हमारा मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन क्या है? बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये किस में? चीज़ बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, पिकल और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बैक्टीरिया यीस्ट आर यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा एंड बटर। बैक्टीरिया हो गए जैसे यीस्ट, वो किस लिए यूज़ होते हैं? इडली, डोसा और इनकी फर्मेंटेशन, इनको और मल्टीप्लाई करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अब क्या होता है? जब हमने डोसा, ठीक है, डोसे का जो डो होता है, जो उसका गुंदा हुआ आटा होता है, उसमें जरा सा हमने यीस्ट मिलाया, तो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होता रहता है। अब वो भी बैक्टीरिया है, वो भी सांस लेता होगा, तो जब वो सांस लेता है और छोड़ता है तो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे क्या होता है? हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिल हो जाती हैं, और जो हमारा डो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बन जाता है।
बबल्स ऑफ गैसेज आर फिल्ड विद द डो और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा डो होता है वो गैसेज से फिल हो जाता है और हमारा जो डो की वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो और इंक्रीज हो जाती है। दिस बेसिस ऑफ यूज टू यीस्ट इज इन मेकिंग इंडस्ट्रियल फॉर मेकिंग ब्रेड्स इन पार्टीज एंड केक्स। ठीक है, और ये जो यीस्ट होता है ये केक्स, ब्रेड, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिन, एसिड्स। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म और किस चीज़ में, अल्कोहल के प्रोडक्शन, वाइन और एसिटिन एसिड के लिए यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनमें, तो क्या यूज़ होता है, यीस्ट यूज़ होता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फॉर बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, ये किसके थ्रू बनती है, हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बन जाती है बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू। ठीक है, जैसे कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे टेट्रोसाइक्लिन, एस्ट्रोमाइसिन। ठीक है, ये सारी एंटीबायोटिक्स किसके थ्रू बनती है, बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट में। ओके, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इंक्रीज इट्स सॉइल इंक्रीज एंड फर्टिलिटी। सो ब्लू ग्रीन एल्गाई किस लिए यूज होती है, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है एयर से सॉइल के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं हम लोग। माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म और किस में हेल्प करते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और प्लांट के, ठीक है, इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंपलेस्ट सबसे छोटे सब्सटेंस में। ठीक है, जो कि हमारे जो एनवायरनमेंट होता है जिससे क्लीन हो जाता है। ठीक है, दी सब्सटेंस आर अगेंस्ट यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल, और ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये अगेन कौन यूज करता है, प्लांट्स और एनिमल यूज करते हैं। ठीक है, दस माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू, सो माइक्रोऑर्गेनिज्म और क्या करती है, ये जो डिग्रेड स्मेल होती है, ठीक है, हमारे सब हमारी इन्वायरमेंट में उन सबको भगा देते हैं। ठीक है, और हमारी जो इन्वायरमेंट होती है उसे क्लीन करते हैं। ओके, सो अब मूव ऑन करते हैं 8 क्वेश्चन पर। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक छोटा सा हमें पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो डिजीज़ कॉज करते हैं किसमें, हमारे अंदर, प्लांट्स और एनिमल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कॉलरा हो गई ह्यूमन के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया हो गई। ठीक है, ये सारी जो कुछ डिजीज़ होते हैं, ठीक है, ये सारी कौन कॉज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। इन एनिमल द वायरस कॉज, आई मीन ये देख नहीं रहे। ठीक है, सो नाउ इट इज़ गुड। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, द वायरस कॉज फूड एंड माउथ डिजीज। ठीक है, एनिमल, जानवरों के अंदर ये क्या करता है, वायरस मुंह में और पाँव में डिजीज़ कॉज कर देता है। ठीक है, कॉज मतलब डिजीज़ फैला देता है, डिजीज़ मतलब बीमारी। ठीक है, अब कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे एथ्रेक्स हो गई। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था और आपको चैप्टर का लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग आई बटन में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड बाय डिकम्पोजिंग द फूड मटीरियल। ठीक है, सबसे पहले और क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे जो फूड होता है उसे क्या करता है, स्पॉइल कर देता है, उसे ख़राब कर देता है ना। कैसे, क्योंकि वो जो जिस भी फूड पर बैठता है, ठीक है, उसके अंदर तो फर्स्टली क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और जब वो लोग हमारे फूड में आ जाते हैं तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड लेटर्स एंड क्लॉथ्स। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड और क्लॉथ्स को भी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूड पॉइजनिंग के ऊपर। ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब ये जो वर्ड है फूड पॉइजनिंग, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, एक जब फूड, खाना पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। कैसे, जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाता है। ठीक है, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हमारा खाना कैसे पॉइजन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोगों ने दे लिया हाउस फ्लाई, मक्खी आई। ठीक है, वो कहीं किसी की एक्सक्रीशा पर बैठ गई। ठीक है, और उधर से आई और हमारे खाने पर बैठ गई, तो क्या हुआ, उसने उनकी एक्सक्रीशा, उनके वेस्ट मटेरियल से जितने भी वायरस थे, ठीक है, उनसे लिए और हमारे खाने तक पहुंचा दिए। ठीक है, अब वो जो खाना है वो तो इन्फेक्ट हो चुका है क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, और जब हम लोग वो खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिससे ये होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया फूड पॉइजनिंग क्या है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन पर। ठीक है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं।
और ये हम लोग जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या पहले से ही सोच कर रखना चाहिए, ठीक है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वैसे एंटीबायोटिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, मेडिसिन, ठीक है, दवाइयाँ। तो एंटीबायोटिक्स वो चीज़, ठीक है, जो वायरस को बैक्टीरियाज को किल करती है, उन्हें मारती है और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली इन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए जब हमें डॉक्टर बोले, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर जब बोले तभी लेनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो क्या होगा, हम लोग हमारे अंदर जो एक जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो चैप्टर देख लीजिए, ठीक है, चैप्टर की वीडियोस रखी हुई है। ऑल्सो वन मोस्ट कंप्लीट दैट कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और ना एक जो कोर्स होता है एंटीबायोटिक का वो हमें पूरा करना चाहिए, जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, जो हमें डॉक्टर बताता है, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है। जब जब हमें जो एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक टाइप की ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन भी एक टाइप की ड्रग होती है, ठीक है। ज़्यादा लेने से क्या होता है, जब हम लोगों को फ्यूचर में, हमारे भविष्य में जब हम लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, इन जो एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, इनका कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमें ना ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और एक ना ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये कहते हैं कि अभी कभार कि 6 महीने तक आपको ये लेनी है, तो हमें वो 6 महीने तक लेनी ही चाहिए, ठीक है, जितने भी महीने वो कहें। क्योंकि अगर वो हम लोग लेते नहीं है तो जो बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, वो उसका इफेक्ट ख़त्म नहीं होता है। सो यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ओके, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट में, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी जो कॉन्सेप्ट होएगा उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, या फिर मैं आपको कमेंट पर ही बता दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही कुछ आंसर्स चाहिए हो या फिर इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए हो, ठीक है, तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट हमने अभी अभी खोली है, तो आप उस पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारे आंसर्स, क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ओके, थैंक यू।